हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और लास्ट क्लास के अंदर हमने टेस्टिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कशन किए थे, जैसे कि टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने टेस्टिस कवरिंग के बारे में देखा था। तो हम बेसिकली क्या स्टडी कर रहे थे, टेस्टिस की स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को क्या चीज़ें देखने को मिली थी। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने सबसे पहले देखी थी कवरिंग, और हमारे सामने टेस्टिस की ओवरऑल 3 कवरिंग देखने को मिल रही थी। सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग थी वो थी ट्यूनिका वेजाइनलिस। सेकंड जो कवरिंग थी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और जो थर्ड कवरिंग है उसको हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा के नाम से जानते हैं। कि वेस्कुलोसा जो इनर मोस्ट वॉस्कुलर कॉर्ड रहता है और जो कि इनर लाइनिंग फॉर्म करता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के। अगर हम इन तीनों लेयर्स को हटाते हैं तो ओवरऑल हमारे सामने एक स्पेशल सेगमेंट दिखाई देता है, वो होता है टेस्टिकुलर लॉब्स, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये टेस्टिस की कवरिंग को अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारे सामने टेस्टिकुलर लॉब्स दिखते हैं। एक टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 250 टेस्टिकुलर लॉब्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे टेस्टिस के साइज़ की बात करें, कवरिंग से पहले एक और पॉइंट हमारे सामने आता है टेस्टिस का साइज़। सो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो अगर हम टेस्टिस की साइज़ की बात करें तो टेस्टिस बेसिकली अबाउट लेंथ, विड्थ और थिकनेस की बात करें तो 4 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ रहती है, ठीक है, और 2.3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहती है। और टेस्टिस की थिकनेस की बात करें तो 3 सेंटीमीटर इसके अंदर थिकनेस देखने को मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक स्पेशल पॉइंट था जो रह गया था, वो मैंने यहाँ आपको बताया है कि जो टेस्टिस है। सो इसके बाद अगर हम देखें साइज़ के बाद में, तो टेस्टिस जो है वो आगे, यानी कि हर एक टेस्टिस डिवाइडेड होते हैं। टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 200 to 250। मेनली तो आपके एनसीईआरटी में 250 टेस्टिकुलर लॉब्स दिए हुए हैं, तो आपको 250 टेस्टिकुलर लॉब्स को ही याद रखना है। लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, लॉब्यूल्स जिनको हम बोलते हैं। और ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं ये अलग रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ सेप्टा ऑफ ट्यूनिका वेजाइना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल को एक दूसरे से अलग करने के लिए इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने जो टेस्टिस की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। इस तरीके से हम यहाँ पे टेस्टिस की अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर बनती है टेस्टिस की वो कुछ इस तरीके से रहती है। ये हम कवरिंग बना रहे हैं टेस्टिस की, ठीक है। और इस कवरिंग के अंदर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये टेस्टिकुलर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ठीक है। और इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, वो होती है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर हमें टेस्ट के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल और टेस्टिकुलर लॉब्यूल में सेमनिफेरस ट्यूब्यूल की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो अगर हम कवरिंग की नाम दें तो ये आउटर कवरिंग होगी, ठीक है, ये इनर कवरिंग है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो है वो क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, डक्ट्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स,
ठीक है। तो ये एक लॉब्यूल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमें देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप कवरिंग को हटाते हो, आपने आउटर कवरिंग हटाई, फिर इनर कवरिंग हटाई, फिर उसके बाद में क्या हमारे पास आता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स आते हैं। और टेस्टिकुलर लॉब्यूल, एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। फिर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी देखेंगे, लेकिन ओवरऑल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है स्ट्रेट ट्यूब बनाते हुए और इस तरीके से एक नेटवर्क का फॉर्म बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे सामने क्या आता है, रेटिटेस्टिस। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये रेटिटेस्टिस कुछ ऐसे स्पेसिफिक डक्ट की हेल्प से जाके आगे ओपन होता है, किसके अंदर, इस तरीके से ये डक्ट्स होती हैं, और इन डक्ट्स में से जाता हुआ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिडिडाइमस। इस तरीके से हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है ये है एपिडिडाइमस। ये जो स्ट्रक्चर है वो एपिडिडाइमस की है, और एपिडिडाइमस जो आगे ओपन होता है स्वम डक्ट के अंदर। तो आप यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, एपिडिडाइमस। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो है यहाँ पे स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको वासा डेफरेंसिस के नाम से जाना जाता है। या फिर स्पर्म डक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमारे सामने रहती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, रेटिटेस्टिस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो स्ट्रेट ट्यूब्यूली होती है वो आपस में मिलाती है, और ये जो डक्ट्स हैं जो रेटिटेस्टिस को एपिडिडाइमस से कनेक्ट करती हैं, इनको हम बोलते हैं वासा एफेरेंसिया। ठीक है, इस तरीके से हमें एक टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। अगर इसका एक कंप्लीट एक डायग्राम देखें वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हमारे सामने एक टेस्टिस का डायग्राम जो देखने को मिलता है। अगर इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में आपको सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। कि अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो टेस्टिस की, अब सबसे पहले हमें पता है कि टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, ये प्रेजेंट होते हैं एक स्कॉटम, इस तरीके से स्कॉटम प्रेजेंट होता है, एक स्किनी पाउच है उसके अंदर। तो एक टेस्टिस की स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे सामने क्या है, एक लेयर है जो कि एज ए स्कॉटम की थी। उसके बाद अगर हम देखें स्कॉटम को हटाते हैं तो फिर हमारे सामने क्या आती है, टेस्टिस की लेयर्स आती हैं। तो यहाँ पे ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हमें लेयर क्लियरली देखने को मिलती है। ट्यूनिका वेजाइनलिस की 2 लेयर थी, एक तो पैराइटल लेयर थी और एक विसरल लेयर थी। तो ये जो लेयर है वो पैराइटल लेयर है, फिर बीच में कैविटी प्रेजेंट है, ये कैविटी है, और फिर विसरल लेयर आती है, और ये जो लेयर है वो विसरल है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होती है वो पोस्टीरियर जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर एब्सेंट रहती है। फिर आता है हमारे पास ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिसको एज ए कैप्सुलेटेड लेयर भी हम कंसिडर करते हैं। और इस लेयर की अगर प्रेजेंस देखो तो आपको सब जगह देखने को मिलती है। यानी कि ये देखो, यहाँ से लेके ये पूरा जो एरिया है, यानी कि कंप्लीट टेस्टिस को ये क्या करती है, कवर करती है। अब जैसे ही हमने, ये तो थी हमारे पास ओवरऑल टेस्टिस कवरिंग। मैंने पहले भी बताया था कि जो टेस्टिस कवरिंग की बात करें तो मेन टेस्टिस कवरिंग तो हम 2 ही मान के चलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो थर्ड लेयर होती है ट्यूनिका वैस्कुलोसा, वो बेसिकली लेयर होती है जो वैसल्स होती है उनकी। ठीक है, यानी कि इंटर मोस्ट वॉस्कुलर कॉट होता है जो बेसिकली आर्टरी और वेन्स का बना होता है। तो वो ऐसे एक प्रॉपर लेयर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आर्टरी और वेन और कैपिलरी इस तरीके से अरेंज रहती है कि ये अपना ही अलग कोट का फॉर्मेशन करती है। तो जो ट्रू कवरिंग है वो बेसिकली टेस्टिस के ऊपर 2 ही रहती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि हमारे पास जो आता है
नेक्स्ट टेस्टिस कवरिंग के बाद अब हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है वो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, ठीक है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे सामने आएंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ठीक है। और बीच में सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से आप देखोगे एक टेस्टिस में अप्रॉक्सीमेटली 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे सामने क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमें कम से कम एक और मैक्सिमम 3 डक्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो इस तरीके से ये जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक ट्यूब है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आप देखो तो मैक्सिमम 3 और कम से कम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है फिर इनका जो स्टेट फॉर्मेशन एक देखोगे यहाँ पे इस तरीके से ये जो ट्यूब्यूल है वो कोयल ना होकर स्टेट कंडीशन में प्रेजेंट रहती है। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो इस तरीके से आपको ये स्टेट कंडीशन देखने को मिल रही है इस तरीके से। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर के अपर रीजन में तो हाईली कोल्ड रहती है, लोअर बेसल पार्ट में आके क्या बनाती है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल कन्वर्ट हो जाती है। और ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल आपस के अंदर इस तरीके से अरेंज होती है कि एक नेटवर्क बनाता है जिसको हम रेटे टेस्टिस के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, रेटे टेस्टिस, यानी कि इन ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बनता है जिसको हम रेटे टेस्टिस के नाम से जानते हैं। फिर इन रेटे टेस्टिस से सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल है इनका जो रेटे टेस्टिस है इनसे फिर आगे कुछ ऐसे डक्ट्स निकलती है जिनको एफेरेंट डक्टिलीज या फिर वासा एफेरेंशिया के नाम से भी जानते हैं, वासा एफेरेंशिया, ठीक है। अब ये वासा एफेरेंशिया फिर जिस स्ट्रक्चर में आते हैं और इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम ये इतनी जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस रीजन बोला जाता है। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब जो एपिडिडाइमिस है इसका 3 रीजन होता है, एक हेड रीजन होता है, एक बॉडी रीजन होता है, एक इसका टेल रीजन होता है, ठीक है। हेड रीजन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाईली कोल्ड है, यहाँ तक का जो पोर्शन अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है। बॉडी जो रहती है वो कम कोल्ड रहती है और जो टेल रीजन है उसके अंदर कोइलिंग काफ़ी कम हो जाती है और फिर टेल जो है वो आगे जाके ओपन होती है किसके अंदर, स्पर्म डक्ट में, जिसको वासा डेफरेंसेस या फिर आप किस नाम से जानते हो, स्पर्म डक्ट, ठीक है। और इस तरीके से हमें कंप्लीट टेस्टिस का जो इनर डायग्राम है वो देखने को मिलता है। इस तरीके से हमारे पास ये जो डायग्राम है टेस्टिस के बनते हैं। टेस्टिस जो है अब हमें ये देखना है कि जो टेस्टिस के जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी है, टेस्टिस पहले तो कवरिंग आई, कवरिंग को जब हटाया तो क्या चीज़ें आई, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली हर एक टेस्टिस में 250 इन ईच टेस्टिस में होते हैं। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है और वो क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो अब हम अगर देखें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है तो हर एक टेस्टिस में अप्रॉक्सीमेटली यानी कि ईच लोब्यूल हैज़ 1 to 3 ईच लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात चल रही है, हैज़ 1 to 3 क्या प्रेजेंट होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है जो आपस में जुड़ती है और एक स्टेट ट्यूबिली के बाद में एक
नेटवर्क का फॉर्मेशन भी करती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि हम और इंटरनली हम एंटर कर रहे हैं किस किस के अंदर। पहले टेस्टिस कवरिंग को हटाया, देन टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल से अब हम किस में आ गए, टेस्टिकुलर जो ट्यूब्यूल्स है सेमनीफेरस, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उनकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वो किस तरीके से प्रेजेंट होती है। डायग्रामेटिक देखें तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमें क्या देखने को मिलती है, इस तरीके से एक पूरी की पूरी एक या दो डक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं या ट्यूब्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ये एक ट्यूब्यूल है, ठीक है, और ये यहाँ पे दूसरा ट्यूब्यूल है। तो इस तरीके से ये जो है हमारे सामने वो क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो अब यहाँ पे जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है इनके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें कई चीज़ें एक साथ देखने को मिलती है। पहले हम टेस्टिकुलर लोब्यूल का अगर सेक्शन कट करके देखें इतना, तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है इसके ऊपर कुछ लेयरिंग हमें देखने को मिलती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर की हम लोग पहले बात करते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट सरफेस जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक है, और फिर इनर जो लेयर है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम हम बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका प्रोप्रिया होती है और उसके बाद में क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम होती है। अब जो ये एपिथेलियम है इसके अंदर दो तरह की सेल्स प्रेजेंट रहती है, कुछ तो इस तरीके से काफ़ी फ्लैटेड और ऐसे हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं जो कि एज ए सर्टोली सेल्स रहती हैं। ठीक है, सस्टेंडिकुलर सेल्स रहती है, इस तरीके से काफ़ी बड़ी सेल्स होती हैं ये, और इनके बीच के अंदर प्रेजेंट होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। इस तरीके से हमारे पास जब हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आते हैं, एंटर करते हैं, तो दो तरह की सेल्स हमें वहाँ पे क्लियरली देखने को मिलती हैं। एक तो जो सेल्स होती हैं वो कौन सी हैं, यहाँ पे स्पर्मेटिक सेल्स होती हैं, और एक सेल्स क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स हमें इस तरीके से देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेबलिंग करें तो ये जो सेल्स हैं ये कौन सी है, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल स्पर्मेटोजेनिक सेल। ये जो सेल्स होती है ये आप यूँ समझ लो स्पर्म मदर सेल्स होती है, और ये आगे डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके मियोसिस परफॉर्म करती हैं और फिर ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो इनके थ्रू जो स्पर्म्स बनते हैं, ये जो स्पर्म्स होते हैं ये इस तरीके से सेंटर में लोकेटेड रहते हैं। ये क्या है, स्पर्म्स, और ये स्पर्म्स जो होते हैं ये इन सर्टोली सेल्स के अंदर अपना सर एम्बेडेड करके इनसे क्या लेते रहते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। इस तरीके से जो स्पर्म्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली स्पर्म्स। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे जो एक और सेल देखने को मिलती है वो कौन सी है, यानी कि ये जो सेल्स है ये क्या कहलाती है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो तरह की सेल जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में देखने को मिलती है, एक तो स्पर्मेटिक सेल और एक होती है सर्टोली सेल। ठीक है, इनके सेपरेटली वर्क देखेंगे, सर्टोली सेल का क्या काम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है इनके अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, तो बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कुछ स्पेशल सेल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और इन सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, लीडिंग सेल के नाम से जानते हैं, लीडिंग
सेल। तो एक तो हमारे पास लीडिंग सेल होगी, ठीक है, एक हमारे पास सर्टोली सेल है और एक हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल है। तो ओवरऑल हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तो सर्टोली और स्पर्मेटोजेनिक, और आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लीडिंग सेल्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इन तीनों सेल्स का क्या काम होता है, किस तरीके से ये वर्क परफॉर्म करती है, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग करके देखेंगे। तो मैं एक छोटा सा आपको वापस से रिवीजन करूं तो एक सीक्वेंस सेट करो कि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने स्कॉटम को रिमूव किया, फिर हमारे पास टेस्टिस कवरिंग रिमूव की, टेस्टिस कवरिंग को हटाया तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आए। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अगर हम एंट्री करते हैं तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटर मोस्ट कवरिंग ट्यूनिका प्रोपरिया, इनर मोस्ट कवरिंग ट्यूनिका जर्मिनल एपिथेलियम थी, ठीक है। और ट्यूनिका प्रोपरिया और जर्मिनल एपिथेलियम के यानी कि एपिथेलियम जो लेयर है उसके ऊपर दो तरह की सेल्स हमें देखने को मिलती है विद इन ए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल है और एक कौन से सर्टोली सेल है। और बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि दो सेमनीफेरस या तीनों जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में हमें कुछ स्पेशल सेल्स देखने को मिलती हैं और इन स्पेशल सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, लीडिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं, हिस्टोलॉजी देख रहे हैं किसकी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। तो ओवरऑल हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो अब हिस्टोलॉजी में आप क्या देखते हो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो आउटर लेयर देखेंगे, ठीक है। तो आउटर लेयर की बात करें तो हमारे पास आउटर लेयर जो है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्यूनिका प्रोपरिया। ये किसका बना होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट लेयर तो ये आ गया और सेकेंड लेयर जो है वो कौन सी होती है, इनर लेयर है, ठीक है। और इनर लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे जो ये जर्मिनल एपिथेलियम होती है इसके ऊपर कितनी सेल्स अरेंज रहती है। तो हम देखते हैं इसके ऊपर दो सेल्स, दो टाइप की सेल्स यहाँ पे अरेंज रहती है, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट या फिर फाउंड इन जर्मिनल एपिथेलियम, या फिर बोल सकते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल, वन इज अ सर्टोली सेल, टोली सेल, और सेकंड रहती है वो कौन सी है, स्पर्मेटोजेनिक, स्पर्मेटोजेनिक सेल। नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पर्मेटोजेनिक सेल है ये क्या करती है, ये कौन सी फिनोमिना परफॉर्म करेगी, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जबकि सर्टोली सेल का बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम रहता है। तो हम सर्टोली सेल के बारे में देखें तो सर्टोली सेल जो है बेसिकली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेल है। अगर हम इसको किस किस नाम से जानते हैं तो सर्टोली सेल बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल यानी कि जो हमारी स्पर्म्स होते हैं और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को, इसीलिए इनको हम नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं, नर्स सेल, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसको ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, सो इनको हम सस्टेंटिकुलर सेल भी इन्हीं को बोला जाता है।
इनकी जो प्रेजेंस है वो एक यूनिक प्रेजेंस है, यानी कि दीज अकर इन मैमल्स, ओनली ये मैमल्स के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आता है राइट द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। तो अगर हम फंक्शन की बात करें और क्या क्या फंक्शन होते हैं सर्टोली सेल के, तो फंक्शन कुछ इस तरीके से है। पहला फंक्शन अगर हम देखें सर्टोली सेल का, तो जो डेड या इंजर्ड स्पर्म सेल्स होती है उनको ये खा जाती है। दे phagocyte the injured or dead sperm cells। सेकेंड फंक्शन जो हमें सर्टोली सेल का देखने को मिलता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेस बनाती है। दे आर दी बेसिस ऑफ ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर। ठीक है, एक बैरियर सेट करती है ब्लड और टेस्टिस के बीच में। तीसरा जो काम है सर्टोली सेल, वो तो हमें पता ही है कि ये नरिशमेंट तो प्रोवाइड करती है, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। जर्म सेल या फिर आप बोल सकते हो स्पर्म, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं, अगर यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, इन डायग्राम में अगर आप क्लियरली देखो तो यहाँ पे जो ये स्पर्म्स होते हैं, ये जो स्पर्म्स होते हैं वो इस तरीके से एम्बेडेड रहते हैं, अपना हेड जो है वो इसके अंदर फिट करके रखते हैं सर्टोली सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये फंक्शन रहता है। फिर फोर्थ फंक्शन पे आए तो सर्टोली सेल्स जो है वो हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है। तो ये सर्टोली cells produce inhibin and anti-mullerian हार्मोन। ठीक है, इनिबिन हार्मोन तो एक नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच के लिए, क्योंकि एक प्रॉपर अमाउंट में ही एफएसएच चाहिए होता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हॉर्मोन्स के जो फंक्शन है और उनका जो रेगुलेशन है, ये हम अलग से टॉपिक करेंगे, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दूँ तो इनिबिन जो हार्मोन रहता है वो एक नेगेटिव फीडबैक जनरेट करवाता है। जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एफएसएच आने लग जाता है ना, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई बहुत ज़्यादा हार्मोन आ रहा है, इसको कम करो। ठीक है, वहीं एंटी मुलेरियन जो हार्मोन होता है, ये जब एम्ब्रियोनिक लाइफ चल रही होती है, एक बच्चा जब छोटा बन रहा होता है, उस ड्यूरेशन में उस बच्चे के अंदर जो टेस्टिस यानी कि डेवलप होते हैं, तो वहाँ पे एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो उनके अंदर ओवरी और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होने देता। ठीक है, अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं होगा तो वहाँ पे टेस्टिस का डेवलपमेंट ना होके फिर वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर अगर हम देखें इसका फिफ्थ फंक्शन, तो जो सर्टोली सेल्स है वो सिंथेसाइज करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी, लेकिन इस हार्मोन को बनाने के लिए जो मेन सेल रिस्पॉन्सिबल होती है वो है लीडिंग सेल। सो बेसिकली आप यूँ समझो कि सर्टोली सेल जो है वो प्रोड्यूस करती है ABP, यानी कि ये रिलीज करती है क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को ये क्या करती है, रिलीज करती है। तो इस तरीके से जो सर्टोली सेल है ये इसके मेन फंक्शन है। दूसरी सेल स्पर्मेटोजेनिक के भी पता चल गए। और अब हम देखते हैं लीडिंग सेल जो विदिन दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि विदिन ए टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमें देखने को मिलती है, वो है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल, ठीक है। तो लीडिंग सेल को हम और किन किन नामों से जानते हैं, तो लीडिंग सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स।
ठीक है। और अगर हम देखें तो बेसिकली अब इनकी प्रेजेंस कहाँ होती है, तो ये जो सेल्स होती है इनका नेचर पहले देखते हैं। तो ये एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, एंडोक्राइन सेल, दैट मीन ये सेक्स हार्मोन को रिलीज करेंगी। तो क्योंकि ये रिलीज करती है सेक्स मेल हार्मोन, ठीक है। दूसरा ये कहाँ मिलती है, तो फाउंड बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन intertubular space, intertubular space, ठीक है। अब इनका फंक्शन देखें हम लोग कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। वैसे तो ये एंड्रोजन एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट मीन जो लीडिंग सेल है वो एज ए हार्मोन रिलीज करती है। तो ये बेसिकली क्या रिलीज करती है, सिक्रीट एंड्रोजन, जो कि एबीपी प्रोटीन के साथ बाइंड अप होकर टेस्टोस्टेरोन में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो सिक्रीट एंड्रोजन्स, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम जो लीडिंग सेल्स है फिर देन एंटर करती है ये किसके अंदर, टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन है। मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था ये रहा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूँ आपको, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो ये टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन है ये डिफ्यूज्ड हो जाता है अंडर द अफेक्ट ऑफ एबीपी इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एंड्रोजन होता है ना, एंड्रोजन द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लीडिंग सेल एंटर करता है द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बाय कौन से फिनोमिना से, डिफ्यूजन की फिनोमिना यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। डिफ्यूजन अंडर द अफेक्ट ऑफ ABP एंड promotes spermatogenesis, ठीक है। सो हमें पता चल गया कि टेस्टोस्टेरोन का भी फंक्शन हमें क्लियर है कि ये क्या करता है, एक तो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा अगर टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन पूछा जाए तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो लीडिंग सेल है वो सिंथेसाइज करती है एंड सीक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। यानी कि सीक्रेट करती है और सिंथेसाइज करती है टेस्टिकुलर हार्मोन। तो हम टेस्टोस्टेरोन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन। किसने बनाया और किसने रिलीज किया, तो आंसर आएगा लीडिंग सेल। लीडिंग सेल इस हार्मोन को सीक्रेट भी करती है एंड सिंथेसाइज भी करती है, दैट इज इम्पोर्टेंट, और सिंथेसाइज एंड्रोजन हार्मोन जो कि एज ए टेस्टिकुलर हार्मोन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है विद इन ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और फिर आगे जो हमारे सामने सिस्टम आता है वो क्या देखने को मिलता है, आगे एक नेटवर्क बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। उसके बाद हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आती है टेस्टिस के अंदर वो आती है रेटिटेस्टिस, ठीक है। या फिर आप यूं देखो कि यहाँ पे आप जब ये सारी चीज़ें देख लेते हैं ना कि ये सारी की सारी हम लोगों ने सेल्स पढ़ ली, स्पर्मेटिक सेल्स पढ़ ली, उसके बाद में हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं डक्ट सिस्टम, तो ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि डक्ट सिस्टम, ठीक है। तो आप यहाँ पे डक्ट सिस्टम हम लोग यहाँ पे पहले स्टार्ट कर रहे हैं,
ठीक है। तो डक्ट सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो पहले स्ट्रेट हो जाती हैं और फिर वो ऐसे नेटवर्क बनाती हैं डक्ट्स का। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक नया वर्ड यूज़ करते हैं डक्ट सिस्टम। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो डक्ट सिस्टम है ये असेसरी जो ऑर्गन्स थे रिप्रोडक्टिव उनके साथ मिलके बनते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं। यानी कि जो डक्ट सिस्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है वो कितने टाइप का है, 2 टाइप के हमारे पास डक्ट सिस्टम रहते हैं। एक तो है इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट सिस्टम, ठीक है। और एक कौन सा है, एक्स्ट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 डक्ट सिस्टम आ गए। पहले हम कौन सा देख रहे हैं, इंट्रा, ठीक है। इंट्राडक्ट सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इनका जो एंड होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेट सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है जिसको ट्यूब्यूली रैक्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो है ट्यूब्यूली रेक्टी, ठीक है। ट्यूब्यूली रेक्टी का अगर हम डायग्राम देखें तो मैं आपको डायग्राम में ही इसको दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। यहाँ पे जो हमारे पास डायग्राम है ये, इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे ध्यान से तो आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है वो आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल काफ़ी कोल्ड है, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ ध्यान से देखो बेस में एंड पोर्शन जो है ना वो सबका ही क्या हो चुका है, देखो स्ट्रेट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो एंड पोर्शन है जो काफ़ी स्ट्रेट हो जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, इस एंड पोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूली, ये लिखा हुआ यहाँ पे स्ट्रेट ट्यूब्यूली, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंड जो एक नेटवर्क बनता है वो क्या कहलाता है, यानी कि ये जो है नेटवर्क ये क्या कहलाता है, रेटेड टेस्टिस। तो दो, और ये जो दोनों सिस्टम है डक्ट्स के, एक तो स्ट्रेट डक्ट्स है और एक यहाँ पे नेटवर्क के फॉर्म में डक्ट प्रेजेंट है। ये इतना जो हिस्सा है ये इतना हिस्सा हमारा सारा का सारा विद इन ए टेस्टिस चल रहा है, टेस्टिस के अंदर चल रहा है। तो इसीलिए इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा वर्ड से हम जानते हैं ये क्या है, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। तो पहला आता है ट्यूब्यूली रेक्टी, ठीक है। तो ट्यूब्यूली रेक्टी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ट्यूब्यूली रेक्टी के अंदर कि एंड्स ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कंटिन्यू एज ए शॉर्ट स्ट्रेट सेगमेंट, यानी कि एंड्स ऑफ सेमनीफेरस tubules continue as short straight segment, ठीक है। अब इसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉल्ड एज ए ट्यूब्यूली रेक्टी, या आप स्ट्रेट ट्यूब्यूल भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड, ये जो स्ट्रेट सेगमेंट्स होते हैं ये आपस में क्या बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, जिससे हमारे पास सेकंड सिस्टम आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहती है रेटे टेस्टिस। तो रेटे टेस्टिस बेसिकली क्या है, नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है। रेटे टेस्टिस जो है फ्यूज ऑफ बनता है, फ्यूज टू फॉर्म 10 to 20
एफेरेंट डक्टिली, ठीक है। यानी कि जो ये रेटिटेस्टिस होता है ये फ्यूज होता है और फिर क्या बनाता है, लगभग 10 से 20 एफेरेंट डक्टिली बनाता है। वो क्या कहलाते हैं, कॉल्ड वासा एफेरेंशिया, वासा एफेरेंशिया, या फिर इसको हम डक्टिली एफेरेंटेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे रेटिटेस्टिस फिर आगे 10 से 20 डक्ट्स के थ्रू एपिडिडाइमस के अंदर जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, वासा एफेरेंशिया। तो ये जो डक्ट होती है वासा एफेरेंशिया, ये आगे स्पर्म्स को एपिडिडाइमस के अंदर लेके जाती है। तो यहाँ पे आप रेटिटेस्टिस के बारे में अगर बात करो तो ये एक नेटवर्क रहता है और ये जो नेटवर्क है वो आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड रहता है और क्यूबोइडल एपिथेलियम इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास फिर कौन सा सिस्टम आता है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर के अंदर हमारे पास एक तो क्या आ गया, वासा एफेरेंशिया जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि वासा एफेरेंशिया क्या है, फिर हम एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो थर्ड यहाँ पे आता है इंट्रा के अंदर ही, सॉरी इंट्रा की बात चल रही है तो पहले इंट्रा को कंप्लीट करते हैं। तो इंट्रा के अंदर इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में थर्ड जो हमारे पास आता है वो क्या है, वासा एफेरेंशिया, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोलते हो, डक्टिली एफेरेंस, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो नंबर कितने होते हैं, 10 to 20 होती हैं, ठीक है। और जो ये डक्टिल्स होते हैं ये कहाँ से आती हैं, ये रेटिटेस्टिस से आती हैं और कहाँ जाके जाएंगे, एपिडिडाइमिस के अंदर जाके ये खुलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वासा एफेरेंशिया है, एक कंडक्ट करती है ये स्पर्म्स को टेस्टिस से कहाँ लेके जाती है, एपिडिडाइमिस में लेके जाती है। तो बेसिकली ये कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है बिटवीन रेटिटेस्टिस एंड बिटवीन रेटिटेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस के बीच में प्रेजेंट होती है वासा एफेरेंशिया, ठीक है। और ये बेसिकली काम क्या करेगी, ये स्पर्म्स को ट्रांसफर करती है फ्रॉम रेटिटेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, ठीक है। सो आप यहाँ देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमिना आपको यहाँ देखने को मिलता है और वो फिनोमिना क्या है कि जो वासा एफेरेंशिया है ये स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर निकालती है ओवरऑल, क्योंकि एपिडिडाइमिस जो है वो टेस्टिस के बाद का पोर्शन आता है, क्योंकि एपिडिडाइमिस हमारा सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका सेकेंडरी ऑर्गन रहता है, एपिडिडाइमिस, टेस्टिस जो रहते हैं वो प्राइमरी ऑर्गन रहते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे तो ये स्पर्म्स को कहाँ लेके जा रही है, एपिडिडाइमिस में लेके जा रही है। एपिडिडाइमिस क्या है, एक सेकेंडरी ऑर्गन है। सो यहाँ पे टेस्टिस से बाहर अगर स्पर्म जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना बोला जाता है, उस फिनोमिना को बोलते हैं स्पर्मिएशन, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो कौन परफॉर्म करता है, वासा एफेरेंशिया के थ्रू परफॉर्म की जाती है। तो स्पर्मिएशन एज अ प्रोसेस एक ऐसी फिनोमिना है जिसके अंदर क्या देखा जाता है कि स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो आउट होते हैं टेस्टिस से, ठीक है। सो विद द थ्रू वासा एफेरेंशिया, ठीक है। तो वासा एफेरेंशिया जो है कंडक्ट करती है द स्पर्मेटोजोआ आउट ऑफ द टेस्टिस इन दिस प्रोसेस नोन एज ए स्पर्मिएशन, ठीक है। सो स्पर्मिएशन इज अ प्रोसेस इन विच स्पर्म्स
are transferred from the testis through vasa afferentia and this phenomena is known as spermiation. स्पर्म्स का टेस्टिस से बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ तक जो विद इन टेस्टिस सारी चीज़ें चल रही थी, तो जो ट्यूबुली रेक्टी है, रेटे टेस्टिस है, वासा एफेरेंसिया है, ये सारे पोर्शन विद इन टेस्टिस चल रहे थे। अब हमारे पास जो आता है वो है एक्स्ट्रा टेस्टिक्युलर डक्ट सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम एक बार डायग्रामेटिक देखें तो इस तरीके से हमारे पास टेस्टिस है और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इस तरीके से हमारे पास ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है और टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमारे पास इस तरीके से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलती है। ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहती है और एंड में आके, बेस में आके ये स्ट्रेट हो गई। ये सारी की सारी क्या है? स्ट्रेट फॉर्म रहती है। और फिर यहाँ पे क्या बनाती है? एक नेटवर्क बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये बन गया रेटे टेस्टिस, ठीक है। फिर यहाँ रेटे टेस्टिस से कुछ डक्ट्स जो होते हैं वो बाहर निकलती हैं, ठीक है। और ये 10 से 20 डक्ट्स होते हैं जिनको वासा एफेरेंसिया के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब ये जो वासा एफेरेंसिया है वो जाके किस में खुलती है? यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से एक स्पेशल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है और ये इस तरीके से स्पर्म डक्ट के अंदर ओपन होती है। तो आप यहाँ देखोगे तो एक बहुत ही हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके अंदर कॉइलिंग जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। यहाँ तक का जो पोर्शन था वो सारा का सारा विद इन टेस्टिस आ रहा था। टेस्टिस से बाहर जो निकलने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये सारा का सारा जो रीजन है वो विद इन टेस्टिस रीजन रहता है। ये एज ए टेस्टिस रीजन है, ठीक है। तो अब इस टेस्टिस से बाहर जो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट में हमारे पास जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या है? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस। तो अब हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? पहली डक्ट एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस के बारे में अगर हम बात करें तो एपिडिडाइमस जो क्या है? हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है। पहली चीज तो ये हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जिसको आप डक्टस एपिडिडाइमस भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वासा एफेरेंसिया जो है वो आगे एपिडिडाइमस में ओपन होती है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिस देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 750 टू 1000 रहते हैं। फिर वो आपस में फ्यूज हो गए रेटे टेस्टिस और वासा एफेरेंसिया। यहाँ तक का जो डक्ट था वो तो हमारा अभी इंट्रा टेस्टिकुलर चल रहा है। अब जो डक्ट आ रही है हाईली कोल्ड जो डक्ट है एपिडिडाइमस, ये एक्स्ट्रा टेस्टिस के बाहर की डक्ट रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस बोला जाता है, ठीक है। अब एपिडिडाइमस की लेंथ की बात करें तो इन मैन इट इज 6 मीटर इन लेंथ। अगर एपिडिडाइमस की कॉइलिंग को खोलते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 6 मीटर तक लंबा एपिडिडाइमस प्रेजेंट होता है। इतना लॉन्ग होता है जो आपस में काफ़ी कोल्ड होके कहाँ प्रेजेंट रहता है? अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। एपिडिडाइमस की अगर पोजीशन पूछी जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये अटैच्ड होता है कोल्ड होके टू दी पोस्टीरियर surface of the testis,
दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टेस्टिस जो होते हैं उसके पेस्टीरियर रीजन पे इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर हम देखें कि जो एपिडिडेमस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो एपिडिडेमस के बारे में हम लिखें तो एपिडिडाइमिस हैज़ 3 पार्ट्स। एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो एपिडिडाइमिस के वो 3 पोर्शन है, पहला पोर्शन, दूसरा और ये हम देखेंगे तीसरा। जो पहला पोर्शन है वो अपर पोर्शन होता है एपिडिडाइमिस का, फिर मिडिल पोर्शन आता है और फिर बेसल या आप लोअर भी लिख सकते हो। अपर जो पोर्शन होता है एपिडिडाइमिस का वो हाईली कोल्ड होता है। हाईली, हमने डायग्राम में भी देखा था, हाईली कोल्ड है, ठीक है, हाईली कोल्ड पार्ट होता है। मिडिल पार्ट जो होता है उसको हम कार्पस एपिडिडाइमस बोलते हैं, और ये लीस्ट कोल्ड पार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे ये नैरो पार्ट होता है और इसके अंदर जो है लेस कोइलिंग होती है, लेस कोल्ड एंड नैरो पार्ट होता है। वहीं जो हाईली कोल्ड पार्ट होता है ना, इसको ये अपर पार्ट होता है और ये वाइडर पार्ट होता है, ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हैं? अपर पार्ट को कैपुट एपिडिडाइमस बोला जाता है, कैपुट एपिडिडाइमिस, कैपुट अपर, फिर मिडल कार्पस आता है, ठीक है। उसके बाद में फिर थर्ड पार्ट आता है, वो होता है बेसल पार्ट, और जो बेसल पार्ट होता है वो बहुत ही लीस्ट कोइल्ड होता है, लीस्ट कोल्ड पार्ट है, ठीक है, बहुत ही कम लोअर पार्ट होता है और ये भी वाइडर है कंपैरेटिव टू मिडल, ठीक है, उससे तो वाइडर होता है। और ये जो होता है वो काउडा के नाम से इसको जानते हैं। बेसल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? काउडा एपिडिडाइमिस के नाम से इसको जानते हैं। और ये टेल सेगमेंट रहता है और बेसिकली स्पर्म जो होते हैं रिमेन स्टोर्ड, अगर देखा जाए तो शॉर्ट पीरियड के लिए यहीं स्टोर होते हैं, ठीक है। वासा फिर उसके बाद में ये वासा डिफरेंसेस के अंदर एंटर करते हैं। तो अगर बेसल पार्ट के अंदर टेम्परेरी स्पर्म्स क्या होते हैं? स्टोर भी होते हैं शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो स्पर्म्स होते हैं वो अंडर, जो स्पर्म्स रिमेन स्टोर here for a short period, ठीक है। और अगर मैचुरेशन की बात करें तो स्पर्म का मैचुरेशन कहाँ देखने को मिलता है? मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, तो वो जगह कौन सी होती है? अपर रीजन रहता है, अपर सेगमेंट होता है, वहाँ पे मैचुरेशन में जाता है स्पर्म और उसको मोटिलिटी गेन यही इसी पार्ट से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे सामने क्या देखने को मिल रहा है कि जो रीज़न है हमारा एपिडिडाइमस, ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो एपिडिडाइमस रीजन है। इसका जो कॉर्डा रीजन है, फिर वो ये कॉर्डा रीजन ये वाला सेगमेंट है, यानी कि अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ तक जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, इतना सेगमेंट जो होता है, ये इसको हम किस नाम से जानते हैं? कैपुट के नाम से जानते हैं। ये क्या है? कैपुट। इतना जो पोर्शन है ये हमारे लिए क्या रहता है? कार्पस, ठीक है। और जो लास्ट का ये इतना पोर्शन रहता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? कोडा, ठीक है। और कोडा फिर आगे ओपन होता है किसके अंदर? ये एक और डक्ट जारी है, इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? इस डक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? स्पर्म डक्ट के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि जो कोडा रीजन है
ठीक है। कॉर्डा रीजन जो है, ये बेसल पार्ट जो है वो आगे किस में ओपन होता है, ओपन इनटू वासा डिफरेंसेस या फिर स्पर्म डक्ट में आगे जाके ओपन होता है। तो वासा डिफरेंसेस तो हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फंक्शन देखते हैं कि एपिडिडाइमस के फंक्शन क्या क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एपिडिडाइमस के फंक्शन देखें तो फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर फंक्शन देखते हो तो जो पहला फंक्शन यहाँ पे आता है वो ये है कि जो एपिडिडाइमस है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो स्पर्म्स जो हैं वो थोड़े टेम्परेरी टाइम के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं और उनको मैचुरेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो पहला काम तो है कि यहाँ पे जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म्स अंडरगो मैचुरेशन। दूसरा इसके अंदर मोटिलिटी एंड द फर्टिलिटी एबिलिटी भी यहाँ एपिडिडाइमस में प्रोवाइड की जाती है। स्पर्म जो एक्वायर करते हैं, एक्वायर मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी एपिडिडाइमस के जो अपर रीजन तक कैपिट में एक्वायर करता है। थर्ड पोर्शन जो हमें देखने को मिलता है, थर्ड फंक्शन, वो क्या होते हैं कि टेम्परेरी स्टोर भी होते हैं। तो जो स्पर्म्स होते हैं यहाँ पे, स्पर्म्स आर स्टोर फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पे स्पर्म्स क्या होते हैं, स्टोर भी होते हैं। फिर उसके बाद में जो ये कॉर्डा एपिडिडाइमस होता है वो एंटर करता है किसके अंदर, एब्डोमिनल कैविटी में, और एब्डोमिनल कैविटी से होता हुआ फिर वो आगे जाके किस में ओपन हो जाता है, वासा डेफरेंसेस के अंदर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि फिर आगे जो कॉर्डा रीजन है वो बेसिकली किस में ओपन हो रहा है, वासा डेफरेंसेस के अंदर। वासा डेफरेंसेस के बारे में बात करते हैं फिर हमारे सामने क्या आता है, वासा डेफरेंसेस, यानी कि नेक्स्ट जो है हमारे सामने वो क्या है, एपिडिडाइमस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रीजन आता है वो क्या है, वासा डेफरेंसेस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, स्पर्म डक्ट, यानी कि स्पर्म को ले जाने वाली डक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो वासा डेफरेंसेस जो है वो लॉन्ग और स्लाइटली कोल्ड ट्यूब है, स्लाइटली कोल्ड ट्यूब है, एंड दैट हैज थिक मस्कुलर वॉल, थिक मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होती है वासा डेफरेंसेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो यहाँ पे ये लंबी है, थोड़ी सी कोल्ड है और थिक है, और इट ascend into the abdominal cavity through inguinal canal, that is a very very important statement। अब ये वापस से कहाँ जा रही है, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ मूव कर रही होती है। तो जो वासा डेफरेंसेस होती है वो असेंड कर रही है, यानी कि अप ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है वापस से एब्डोमिनल कैविटी की तरफ। तो इट ascends into the pelvic या abdominal cavity through the inguinal canal, ठीक है। वासा डिफरेंसेस जो है वो
थोड़ा पार्ट बनाती है किसका, स्पर्मेटिक कोड का। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि इट ऑल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कोड। डिफरेंसेस ऑल्सो forms a part of the spermatic cord। इंग्विनल कैनाल के अंदर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, जहाँ से टेस्टिस नीचे आते हैं, उसी कॉर्ड की बात चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखो कि जो वासा एफरेंस डिफरेंसेस होती है, उसके बाद आप क्या देखते हो कि ये जो वासा डिफरेंसेस है फिर ये पास करती है इट पास ओवर द यूरिनरी ब्लडर एंड पूरा ऐसे कॉइल करती है यूरेटर के ऊपर, और फिर क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है और डायलेटेड हो जाती है और एम्पुलर रीजन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यहाँ पे जो एम्पुलर रीजन है वो एक स्वेलअप पोर्शन रहता है स्पर्म डक्ट का, जो कि यूरिनरी ब्लडर के ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है और टर्मिनल या फाइनल प्रोजेक्शन के फॉर्म में रहता है। ये यहाँ पे एम्पुलर रीजन में भी टेम्परेरी स्टोर होते हैं स्पर्म्स। उसके बाद से फिर क्या स्टार्ट हो जाती है आगे सेमिनी वेसिकल्स, और यानी कि जो ग्लैंड्स थी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है बनना। तो ओवरऑल हम देखें तो एक पूरा का पूरा जो हमारे पास सेट बना है जो टेस्टिस का, वो कुछ तरीके से रहता है। वो अगर डायग्रामेटिकली देखें हम एक बार इतना स्ट्रक्चर, तो इस डायग्राम के अंदर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि आगे का पूरा इस डायग्राम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ दिखाया गया है। अगर आप यहाँ देखते हो तो ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये इतना पोर्शन जो रहता है वो किसका है, टेस्टिस। इस तरीके से 2 टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और किसके अंदर प्रेजेंट है, इस तरीके से स्कॉटम के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से एपिडिडाइमस रीजन है, ये जो बन रहा है वो पूरा का पूरा कौन सा सेगमेंट है, एपिडिडाइमस, यानी कि ये जो सेगमेंट है ये पूरा का पूरा क्या है, एपिडिडाइमस रीजन है। तो यहाँ आप देखोगे एपिडिडाइमस के 3 सेगमेंट थे, कौन कौन से थे, एक तो कैपुट था, ठीक है, दूसरा हमारे पास कार्पस है, और तीसरा जो रीजन था वो था कॉर्डा रीजन, ठीक है। तीनों रीजन, कॉर्डा रीजन जो है फिर आगे ओपन होता है, ये इस तरीके से, ये जो अपर साइड में जो जा रही है, ऊपर की साइड में जो डक्ट जा रही है इसके अंदर। तो ये जो डक्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इस तरीके से ये जो डक्ट जा रही है ये वाली, इसको देखना है आपको। बेसिकली एपिडिडाइमस के बाद में ये जो डक्ट है वो दोनों साइड से हमें जाती हुई दिखती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो डक्ट है, इस डक्ट को हम बोलते हैं वासा डेफरेंसेस, यानी कि ये जो डक्ट है इसको आप स्पर्म डक्ट के नाम से भी जान सकते हो। अब आप ध्यान से देखो इस डायग्राम के अंदर जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है इतना यहाँ है, ये है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। तो आप देखो कि यहाँ पे जो स्पर्म डक्ट है वो ऊपर की तरफ क्या है, वापस मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ ऊपर की साइड में वापस जा रही है, किस रीजन में, एब्डोमिनल कैविटी में। तो आप देखो कि यहाँ पे दोनों साइड से ये जो डक्ट है वो एब्डोमिनल कैविटी में जा रही है, और ये जो रीजन है वो क्या है, यूरिनरी ब्लडर, ठीक है। ये इतना पोर्शन जो क्या है वो है यूरिनरी ब्लडर, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, यूरिनरी ब्लडर। और यूरिनरी ब्लडर में आके जाके कौन खुलते हैं, यूरेटर, और ये क्या है, यूरेटर, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जो स्पर्म डक्ट होती है, स्पर्म को ले जाने वाली डक्ट, वो इस तरीके से यूरिनरी ब्लडर के दोनों तरफ से लूप बनाते हुए आगे जाके इस तरीके से एक स्वेलअप पोर्शन में जाके ओपन होगी। ये जो स्वेलअप पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन रहता है स्वेलअप, इस पोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं, एम्पुला के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, एम्पुला। ये जो रीजन है वो क्या है, एम्पुला। एम्पुला बेसिकली हम मान के चलते हैं ये डायलेटेड पार्ट होता है, डायलेटेड पार्ट ऑफ वासा डेफरेंसेस, यानी कि स्पर्म डक्ट का ये स्वेलअप पोर्शन है। तो इस तरीके से दोनों साइड से जो वासा डेफरेंसेस है वो यूरेटर के दोनों तरफ आपको ऐसे लूप बनाते हुए नज़र आती है, और लूप बना के वो बेसिकली यूरेटर के एक स्वेलअप रीजन में ओपन होती है, और उस स्वेलअप रीजन को हम क्या बोलते हैं,
एम्पुला, और एम्पुला के अंदर भी जो स्पर्म होते हैं वो टेम्परेरी स्टोर होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो स्पर्म दो जगह स्टोर हुए हैं, एक तो एपिडिडाइमस रीजन के अंदर टेम्परेरी स्टोर हुए थे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे भी यानी कि एम्पुला रीजन में भी स्पर्म जो होते हैं वो टेम्परेरी स्टोर होते हैं, टेम्परेरी स्टोर होते हैं स्पर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारा यहाँ पे आ चुका है सिस्टम। इसके अंदर टेस्टिस के अंदर हमें यहाँ पे इस तरीके से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं, फिर रेटे टेस्टिस आ गया, और फिर इस तरीके से हमारे सामने वासा एफरेंसिया आ जाती है, और फिर एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से फिर जो वासा डेफरेंसिस है वो अपर साइड में जाके एम्पुला में ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे फिर आती है ग्लैंड्स। तो पहले हम इन ग्लैंड्स की पोजीशंस देख लेते हैं, उसके बाद में इन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। तो अगर आप देखो एम्पुला के पास में इस तरीके से एक तो ये ग्लैंड है और एक ये ग्लैंड है। मैं दोनों को ब्लू कलर से थोड़ा सा डार्क करके आप दिखा रही हूँ तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। एक तो ये ग्लैंड है हमारे सामने, दो ब्लू कलर की एक पेयर में आपको ग्लैंड दिख रही है, ये है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये ग्लैंड कौन सी है? सेमिनल वेसिकल। तो एम्पुला और सेमिनल वेसिकल दोनों एक ही डक्ट से, यहाँ पे एक ही डक्ट होती है, और उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंजैकुलेटरी डक्ट। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो वासा एफरेंसिस है, यानी कि जो वासा डेफरेंसिस का एम्पुलर रीजन और सेमिनल वेसिकल, ये दोनों आगे यूरेथ्रा के अंदर किससे ओपन होती है? इंजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ओपन होती है। तो यहाँ पे जो ये डक्ट है वो कौन सी? इंजैकुलेटरी डक्ट है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड जो ग्लैंड देखने को मिलती है, एक तो सेमिनल वेसिकल होगी, एक ग्लैंड यहाँ पे इस तरीके से दिखा रही हूँ, ये है हमारे पास, ये जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये होती एक है लेकिन हमें ये दो फॉर्म में दिखाई देती है बेसिकली। ये वाली जो ग्लैंड है वो कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अब हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है? एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी जो यहाँ पे ग्लैंड देखने को मिलती है वो ये रही, छोटी सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से, और इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये रही वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो तीन ग्लैंड हमें क्लियरली देखने को मिल रही है, एक तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड। तीन एसेसरी ग्लैंड्स होती है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये तीनों ग्लैंड प्लस एम्पुला और सेमिनल वेसिकल इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है व्हाइट कलर में जो बनाया जा रहा है, ये बेसिकली क्या है? यूरिथ्रा है। ये क्या है? यूरिथ्रा, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे कि यूरिथ्रा के अंदर स्पर्म्स की प्रेजेंस कैसे आ रही है? टेस्टिस से, मान लो यहाँ से हम लोगों ने स्पर्म्स बनाए, एपिडिडाइमस में स्पर्म मैच्योर होते हैं, चलना सीखते हैं, टेम्परेरी स्टोर होते हैं, फिर ये स्पर्म्स जो हैं वो इस स्पर्म डक्ट की हेल्प से अपर मूवमेंट करते हुए कहाँ पहुँचते हैं? इस तरीके से एम्पुलर रीजन के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है। ये स्पर्म्स जो हैं वो इस तरीके से एम्पुलर रीजन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ से ये जो स्पर्म्स है वो कहाँ जाएंगे? इस यूरिथ्रा के अंदर एंट्री करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंजैकुलेटरी डक्ट, और प्लस जो ये तीनों ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो भी आप यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि इस यूरिथ्रा के अंदर हमें सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देखोगे तो साथ में तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का फ्लूइड भी आ गया, ठीक है, प्लस जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका फ्लूइड भी आ गया, और प्लस स्पर्म्स भी आ गए कहाँ? यूरिथ्रा के अंदर, और वल्वोथ्री ग्लैंड का। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट स्ट्रक्चर बनती है, वो है पेनिस की, ठीक है। तो पेनिस की हम स्ट्रक्चर बाद में करेंगे क्योंकि अभी पहले हमें बाकी की एसेसरी ग्लैंड्स देखनी है। तो पेनिस के बीच में से यूरेथ्रा जाता है। तो मेल के अंदर क्या है कि एक ही जेनाइटल रीजन है, एक ही यूरिथ्रल रीजन है, वो इसीलिए जो यूरिथ्रा रीजन है इसी से ही तो क्या है? यूरिन पास हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? यूरिन है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी कहाँ जा रहा है? यूरिथ्रा में जा रहा है। तो यूरिन
मतलब यूरिथ्रा से ही तो यूरिन पास होगा और यूरिथ्रा से ही स्पर्म्स पास होते हैं, तो यानी कि यूरिन प्लस स्पर्म दोनों के बाहर जाने का रास्ता एक ही है, यूरिथ्रा। ठीक है, इसीलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इस पाथ को हम यूरिनोजेनाइटल पाथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि यूरिनो मतलब यूरिन की प्रेजेंस है, दूसरा हमारे पास क्या है, जेनाइटल मतलब जेनेटिक सब्सटेंस किसमें प्रेजेंट है, स्पर्म में। तो एक ही पाथ के अंदर यानी या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों पाथ अलग रहते हैं, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूरिनोजेनाइटल पाथ और ये दोनों पाथ क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ओवरऑल अब हमें क्या देखना है कि जो इस तरीके से हमारे पास पूरा हम लोगों ने देखा कि टेस्टिस से फिर टेस्टिस कवरिंग हटाई, फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फिर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, एपिडिडाइमस, रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमस, फिर वासा डेफरेंसिस से फिर एम्पुला रीजन के अंदर हम लोग स्पर्म्स को पहुंचा चुके हैं। स्पर्म्स बने कैसे हैं, कैसे बनते हैं, वो एक अलग फिनोमिना है जो हम गैमेटोजेनेसिस के दौरान पढ़ेंगे। अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि स्पर्म का जाने का रास्ता जो पाथ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन पाथ है, हम वो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। सो इस तरीके से हमारे सामने आप देखते हो कि जो एपिडिडाइमस है, यानी कि एपिडिडाइमस आगे किस में ओपन होता है, वासा डेफरेंसेस में। ठीक है, या फिर आप इसको डक्टस डिफरेंसेस भी बोल सकते हो, और या फिर आप इसको स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हो, जो कि आप बचपन में या फिर पहले छोटे क्लासेस में सुना हुआ है। तो टर्मिनल जो पोर्शन होता है इसका, फिर वासा डिफरेंसेस आगे इसका जो टर्मिनल पोर्शन है, टर्मिनल जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, डायलेटेड हो जाता है। टर्मिनल पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, डायलेटेड हो जाता है। ठीक है, और इस डायलेटेड पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, एम्पुला। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोला जाता है। और एम्पुला के अंदर स्पर्म्स क्या होते हैं, टेम्परेरी स्टोर होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखो वासा डिफरेंसेस और एपिडिडाइमस दोनों ही जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी स्टोर करते हैं किसको, स्पर्म्स को। तो एम्पुला में भी क्या देखने को मिल रहा है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर इनका ओरिजिन पूछा जाए तो जो वासा डिफरेंसेस है एंड जो एपिडिडाइमस है, इन दोनों का ओरिजिन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, या कहाँ से डेवलप होती है, तो डेवलप फ्रॉम कौन सी डक्ट से होती है, वॉल्फियन डक्ट में। वॉल्फियन डक्ट जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, एक जब एम्ब्रियो बन रहा होता है ना, ह्यूमन एम्ब्रियो, उस ड्यूरेशन के अंदर वॉल्फियन डक्ट होती है जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। तो बेसिकली वॉल्फियन डक्ट से इनका डेवलपमेंट होता है, वासा डिफरेंसेस और एपिडिडाइमस का। ठीक है, तो यानी कि एपिडिडाइमस जो क्या करता है, स्पर्म्स को मैच्योर करता है, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, उसको टेम्परेरी स्टोर भी करता है। देन यही जो फंक्शन है वो हमें एम्पुला के अंदर भी देखने को मिलते हैं। एम्पुला में मैच्योरेशन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है कि वो टेम्परेरी स्टोर जरूर करते हैं। जो एपिडिडाइमस रीजन है वो काफ़ी मतलब लॉन्ग रीजन होता है, हाईली कोल्ड, अप्रोक्स 6 मीटर लंबी इनके अंदर जो ट्यूब प्रेजेंट होती है। और इस ट्यूब के अंदर जो लेयर्स होती है वो दो तरह की लेयर देखने को मिलती है, एक तो सर्कुलर मसल्स होती है और इनर एपिथेलिया। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि जो वॉल है एपिडिडाइमस की, यानी कि वॉल ऑफ एपिडिडाइमस, ये किसकी बनी होती है, वॉल ऑफ एपिडिडाइमस इज कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर की बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। 2 लेयर कौन कौन सी है, अगर आप यहाँ देखोगे तो एक लेयर का नाम है आउटर
सर्कुलर मसल, ठीक है। और एक इसके पास इनर जो रहती है वो है एपिथेलियम, और जो इनर लेयर है वो कौन सी है, इनर लेयर। इनर लेयर जो है वो कौन सी है, एपिथेलियम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आउटर सर्कुलर मसल और इनर एपिथेलियम की प्रेजेंस देखने को मिलती है वॉल ऑफ एपिडिडाइमस के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कभी कभी इसमें। जो स्पर्म होते हैं वो फिर इस तरीके से पल्सेशन मेथड से ऊपर की तरफ जाते हैं। वासा डेफरेंसेस जो होती है ऊपर रन करती है, एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू वो एंटर करती है किसके अंदर, और बोथ वासा डेफरेंसेस जो होते हैं वो यूरेटर से कॉइल्ड होके और एम्पुला के अंदर जाके ओपन होती है। एम्पुला जो होता है वासा डेफरेंसेस का, वो दोनों साइड से रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल अपने अपने साइड की, एंड फिर वो इंजैकुलेटरी डक्ट्स के थ्रू किस में ओपन हो जाता है, यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हम इसको एज ए रिटन में लिखें तो वासा डेफरेंसेस runs upward and enter into abdominal cavity. Both vasa deferences coil around the ureter of their respective sides and then dilated to form ampulla, ठीक है। और जो एम्पुला है, एम्पुला of vasa deferences of each side receive the seminal vesicle of that side, and the vasa deferences now forms ejaculatory duct and opens into urethra, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि वासा डेफरेंसेस जो होती है अपर साइड में रन करती है, फिर एब्डोमिनल कैविटी में एंट्री करती है, अपर साइड रन करके फिर एब्डोमिनल कैविटी में, और एब्डोमिनल कैविटी के बाद में वो कॉइल करती है किसके अराउंड, यूरेटर के, और यूरेटर के अराउंड कॉइल करके वो किस में ओपन हो जाती है, एम्पुला के अंदर ओपन होती है, ठीक है। और एम्पुला से फिर वासा डेफरेंसेस जो है वो अपने अपने साइड वेसिकल के साथ मिलके इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर क्या होती है, ओपन होती है। इजैकुलेटरी डक्ट से फिर वो यूरेथ्रा में चली जाती है। तो यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड है और पेनिस, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर जो है और इनके फंक्शन वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के जितने भी पॉइंट्स आपको बताएंगे एनसीईआरटी से ज़रूर रीड करें, और नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।